सभी को नमस्कार। एक बार सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आज हमारी प्रश्नोत्तरी होगी। आज हमारी क्लास में प्रश्नोत्तरी होगी। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। क्योंकि सभी स्टूडेंट जो है एक बार क्लास में क्लास शुरू करेंगे। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिरुचि प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। जल्दी कमेंट कीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? जितने स्टूडेंट लाइव आए हैं एक बार सभी कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा अध्यापक वो है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थी से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो पहले का उत्तर आया है। पहले का उत्तर जो है पहले का उत्तर है सी, जो छात्रों का विश्वास ही अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। नौकरी उसके लिए मूल्यवान क्यों नहीं है? क्योंकि वो शिक्षक है, बिजनेसमैन नहीं है, उसे पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, शिक्षक और बिजनेस में अंतर होता है, तो उसे पैसा नौकरी से प्रीति नहीं होती। गरिमा और मर्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा के प्रति आस्था भी, शिक्षण के प्रति उसकी आस्था भी है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर होता है? छात्र। अगर छात्र का विकास नहीं होगा, शिक्षक किस काम का? ठीक है, शिक्षक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? छात्र। अध्यापक के लिए शिष्य सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका विकास। इसलिए छात्र का विश्वास ही सबसे मूल्यवान है। अगर छात्रों का विश्वास शिक्षक पर होगा तो ही वो शिक्षक कहलाएगा ना। अगर छात्र कहते कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, तो वो अध्यापक कैसे बनेगा? अगर छात्र नहीं कहता, जब तक छात्र नहीं कहेगा कि ये मेरा गुरु है, मेरा अध्यापक है, तब तक अध्यापक का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, छात्रों का विश्वास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले का उत्तर। दूसरे का उत्तर दीजिए। अच्छा अध्यापक वो है जो चाहे मेधावी हो, परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। सेकंड का उत्तर दीजिए। सेकंड का क्या है? कांचन जी, पिंकी जी, सीमा जी, सभी को प्रणाम। दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरे का है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, यहाँ भी वही बात है कि विद्यार्थी, अध्यापक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शिक्षा ये सब कुछ नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है छात्र। छात्र से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। छात्र, विद्यार्थी जो है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा अध्यापक वो है अपने विद्यार्थी में सच्ची लगन जो रखता है, वही अच्छा अध्यापक है। ठीक है, शिक्षण के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास की कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी। ठीक है, कमेंट करते समय क्वेश्चन नंबर भी आप साथ में लिखिए, जिससे जो है मुझे आपका
कमेंट सही है या गलत पता चले। तो डी का क्या है, डी का लिखते 3 का लिखते हो, डी का जो है, डी का जैसे डी का बी या फिर डी का डी ऐसे लिखे 3D। ठीक है, तो डी इसका क्या है, ये सभी लोकतंत्र मजबूत होता है, शिक्षा प्रसार से अंधविश्वास कमी आती है और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। कैसे बढ़ते, जॉब्स मिलते हैं, शिक्षण लेने से जो जॉब्स बढ़ते हैं, अंधविश्वास कम होता है, तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है। ठीक है, शिक्षा से ये तीनों तीनों ही फायदे हैं। ठीक है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। आप यानी कि शिक्षक। ठीक है, शिक्षक शिक्षक किस प्रकार से व्यवहार करेगा अगर वो स्कूल के बाहर अगर उसका विद्यार्थी मिलता है अजनबी की तरह कि मैं जानता नहीं हूँ, उससे बात करना पसंद नहीं करेगा, बहुत गंभीर होकर मित्र की तरह। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, बहुत गंभीर होकर जो है। शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, एक कौशल है, कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। शिक्षण एक कौशल है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब शिक्षा तभी सार्थक होगी जब जब क्या, पाठ्यक्रम केंद्रित होगी, छात्र केंद्रित होगी, रोजगार केंद्रित होगी, समाज केंद्रित। मैंने आपको बताया था कि छात्र केंद्रित जो है शिक्षा सबसे ज्यादा सार्थक हो। आगे, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का यानी कि शिक्षा विद्वानों का। लिखते समय क्वेश्चन के साथ लिखे, नंबर लिखिए। 7 का, 7 का ए, 7 का ए, 7 का सी, फिर 7 का डी। इस प्रकार से जो है आपको उत्तर लिखने हैं। नंबर के साथ बताइए क्योंकि 7 का जो है बी है, शिक्षकों का दायित्व होता है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते करते हैं कौन, उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। तो उनके शिष्य यानी कि छात्र ही जो है सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं, का मूल्यांकन छात्र कर सकते हैं। और छात्र का मूल्यांकन कौन करेगा, शिक्षक करेगा। अपने विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों के मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। नौका बताइए जल्दी। नौकरी देना उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य नहीं होता। बालकों का विकास सही है, छात्रों को साक्षर बनाना सही है, लेकिन ये दोनों बातें इसमें आती है, इसलिए जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बालकों का सर्वांगीण विकास में साक्षरता भी आती है, मानसिक विकास भी आता है। ठीक है, और नौकरी भी उसी में आती है। ठीक है,
लेकिन नौकरी देना मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन जो है सही है। फिर पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? जब आपको सिलेबस तैयार करना है तो कौन सी बात को आपको ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर दीजिए। 9 का सी नहीं है, 9 का डी है, बालकों का सर्वांगीण विकास। साक्षर बनाना जो है उद्देश्य, ये उद्देश्य इसमें भी आता है। सर्वांगीण विकास में क्या है? आपका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास करना। उसमें साक्षरता भी आती है, मानसिक योग्यता भी आती है। ठीक है, और नौकरी भी उसी में आती है। सर्वांगीण विकास होगा तो नौकरी भी मिल जाएगी। ठीक है, और साक्षर भी आप हो जाओगे। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? 10 का बताइए। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधान को, ए और बी। नौ, नौ प्रश्न 9 का आपने सबने गलत कैसे कर दिया? इतना आसान प्रश्न है ये कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? साक्षर बनाना हमारा उद्देश्य है। साक्षर बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साक्षर क्या होता है? साक्षर का छोटा अर्थ है, साक्षर यानी कि कोई भी आदमी जो पढ़ लिख सकता है कोई भी भाषा, तो साक्षर है। तो क्या केवल साक्षर होने से ही सब काम हो जाएंगे? नहीं। शिक्षा में जो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास भी करना पड़ता है। केवल आपको पढ़ना लिखना आता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप में अंधश्रद्धा जो है, आपकी अंधश्रद्धा दूर हो जाएगी, या फिर आपकी जो जो कुरीतियां हैं समाज में, वो भी आप पढ़ने लिखने से थोड़ी दूर कर पाओगे। उसके लिए आपका भावनात्मक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। तो सर्वांगीण विकास जो है इंपॉर्टेंट है। साक्षर बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। साक्षर तो आज लगभग दुनिया में जो है लगभग सभी लोग साक्षर है। अगर आप 2030 देखेंगे तो लगभग 2030 में जो भी बच्चा अभी पैदा हो रहा है वो लगभग सभी लोग साक्षर है। लेकिन क्या केवल साक्षर बनाना ही हमारा उद्देश्य है? नहीं, सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसका, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों रूप से विकास हो। तो ये जो है उद्देश्य है हमारा। ठीक है, तो छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी। 10वें का क्या? पाठ्यक्रम निर्माण करने के किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? क्या के उद्देश्य को और छात्रों की आवश्यकता और रुचियों की योग्यताओं को, ये दोनों को रखना है। इसलिए जो है ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे 10 का। ठीक है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, और डी है ये सभी। ये आपको तो सब पता ही है, सरकारी ऑप्शन है, ये सभी सही है। ये छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो एक प्रधानाचार्य, और अध्यापकों के लिए समान भाव रखता हो, यानी कि भेदभाव ना करता हो। ये एक अध्यापक को जो है अच्छे से जो है ट्रीट करता है और दूसरे को जो है एक्स्ट्रा काम लगाता है, ऐसा ना हो, भेदभाव ना करता हो। और कुशल प्रबंधक हो, क्योंकि प्रधानाचार्य का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? उसे प्रबंध करना होता है, पूरे स्कूल कॉलेज को जो है ठीक से चलाना होता है। पढ़ाना उनका गौण कार्य है, क्योंकि वो प्रधानाचार्य जब बन जाते हैं तो उनकी क्लासेस कम हो जाती है। उनको काम क्या दिया जाता है? प्रबंध करने का, सारा स्कूल और कॉलेज देखने का। ठीक है, तो ये तीनों भी बातें इसमें आ जाती है। तो 11 का तो सभी को वापस आए। फिर आपके अनुसार शिक्षा की योजना पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पालक केंद्रित। अगर 12 का अगर आपने गलत कर दिया तो मुश्किल होगी फिर। शब्द बदल कर आते हैं सिर्फ। 12 को उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी। 12 को उत्तर क्या है? क्वेश्चन 12 का उत्तर क्या है? तो ये 12 का उत्तर जो है
बालक केंद्रित, यानी कि छात्र केंद्रित, बालक केंद्रित ही छात्र केंद्रित है। मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारी एजुकेशन क्या है, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित ही सबसे अच्छा है और कभी भी छात्र केंद्रित ही लगाना है आपको, ठीक है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापन के प्रति पूर्ण अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, अध्यापन के प्रति अध्यापक अध्यापक के प्रति धर्मनिरपेक्ष। अध्यापक नहीं है, अध्यापन है, ये तो हो गया, न है, अध्यापन, अध्यापन है, अध्यापन, अध्यापन और अध्यापन, ठीक है। तो 13 का क्या है? 13 का है ए, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण में है ये तीनों बातें आ जाती है, तीनों बातें सही है, लेकिन ये तीनों बातें जो है इसमें आ जाती है, पूर्ण समर्पण में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। फिर अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, अभिभावक यानी कि पेरेंट्स, पालक, ठीक है, और सरकार के प्रति, गवर्नमेंट। 13 का जी सही है, 13 का ए, कंचन, ठीक है। 14 का बताइए। आपको जो क्लास थोड़ी सी लेट पहुंचते हैं यहाँ से, मेरी तरफ से क्लास लेता हूँ तो उधर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। 14 का बताइए जल्दी। जल्दी जल्दी जो है कमेंट कीजिए आप, ठीक है, पढ़ते ही कमेंट कीजिए। 14 का क्या है? समाज क्या है? समाज और छात्र के प्रति जो है जवाबदेही है, ठीक है। फिर ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण, ये सारे के सारे जो है आसान से आसान क्वेश्चन है। अगर इसमें भी आपको गलती होती है, इसमें आपकी ले देकर जो है 90% तो आपके सही होने चाहिए। अगर आप कितने भी मंद बुद्धि हो, महामंद बुद्धि हो, फिर भी आपके 90% जो है सही होने चाहिए इसमें से, कितने ही महामंद बुद्धि हो। अगर इसमें भी आपके गलत हो रहे हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि आपको टीचर बनना है या फिर दूसरी कोई बिजनेस कर कर अच्छे से आप जीवन जी सकते हो, ठीक है। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ठीक है। 15 का उत्तर दीजिए जल्दी। सारे के सारे आसान क्वेश्चन है और इसमें किसी की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या है 15 का? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मुझे लगा ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर होगी। और एक दो स्टूडेंट कमेंट कीजिए 15 का, मैं उत्तर बताता हूँ। एक दो स्टूडेंट और कीजिए। स्टूडेंट है क्लास में? ठीक है, दो तीन स्टूडेंट जो है, कांचन जी और सीमा जी जो है, और पिंकी जी, जितने स्टूडेंट है एक बार कमेंट कीजिए जल्दी, ठीक है। जो है ना, ये सभी ये उत्तर आने पर जो है ये सभी का ये नहीं होता कि हमेशा ये सही हो, ठीक है। यहाँ पर क्या, ग्रामीण अंचलों में स्कूल से भागने को तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है?
यहाँ से आपको पकड़ना था, कीवर्ड कहाँ पर था, यहाँ पर था, लालसा। छोटे बच्चों की लालसा होती है कि वो काम करे, मजदूरी करे। कौन सा कौन सा पिता चाहता है कि अपना बच्चा मजदूरी करे, या फिर कौन सा छोटा बालक चाहता है कि वो मजदूरी करे? मजदूरी, श्रमिक बनते हैं यानी कि मजदूरी करते हैं तो मजबूरी में करते हैं, ना कि उनको लालसा होती है, शौक नहीं होता उनको मजदूरी करने का। लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उनको काम करना पड़ता है, घर में खाने के लिए दाना नहीं होता, तो वो शौक से कोई मजदूरी नहीं करता। तो लोग यहाँ पर पीएचडी ये सब टीचर बीचर वकील इंजीनियर ना बनते, जो है मजदूर बनते ना, मजदूर बनते ना, इतनी लालसा होती तो मजदूर बनते बड़े होकर। किसको लालसा है मजदूरी करने की? यहाँ पर कोई है स्टूडेंट जिसको लालसा है मजदूरी करने की? अच्छा, डी सभी लोग लगा रहे हो, मतलब आपको मजदूरी करने की लालसा है शायद, काम करना है आपको बचपन में। ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है, लालसा नहीं होती छात्रों में, मजबूरी में वो काम करते हैं। स्कूल का नीरस वातावरण जो है सही है। दो स्टूडेंट जो है, एक ही स्टूडेंट है, कांचन, कांचन जो है उनका सही है, ठीक है। स्कूल का नीरस वातावरण ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में स्कूल जो होते एक तो ठीक नहीं होते, पक्के इमारत वाले नहीं होते, वहां पर छत जो गिरती हुई होते, टीचर टाइम पर नहीं आते, ये सब जो है नीरस वातावरण इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो पूरी तरह से गलत है कि कोई भी दुनिया का कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि वो श्रमिक बने, वो काम करे, ठीक है, मजदूरी करे। मजदूरी करने वाला आपको दुनिया में कोई इंसान नहीं मिलेगा कि उसे बड़े होकर मजदूर बनना है, या फिर छोटे जीवन में जब उसका अगर 5 से 6 साल का बच्चा है और उसे मुझे मजदूरी करनी है, उसमें मुझे मजा आता है, ऐसा कोई आपको दिखाई देगा इंसान इस पूरे दुनिया में? कोई इंसान नहीं करता ये। मजबूरी में काम करने वाले श्रमिक काम जो है मजबूरी में किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये सभी तो ये तो कट ही गया। और इन दोनों में क्या है, नीरस वातावरण इंपॉर्टेंट है। अध्यापक से डरना नहीं होता, ठीक है, अध्यापक से डरना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अध्यापक से डरते नहीं है, वातावरण नीरस होता है, इसलिए जो है वो स्कूल छोड़े, ठीक है। जी जी, कांचन जी आपका सही है। सीमा जी आपको ठीक से पढ़ना चाहिए, परीक्षा में भी अगर आप ऐसी गलती करोगे, परीक्षा में भी ऐसे ही पूछा जाता है। देखिए यहाँ तक कैसे है, यहाँ तक देखिए, ये लालसा से पहले देखिए, यहाँ तक जो है सही, सभी सही है। छात्रों का बाल श्रमिक बनना यही एक कारण है जिससे जो है कक्षा में कम आते हैं, सही है कि लोग छोटे छोटे बच्चों को जो काम पर लगा देते हैं, इससे जो छात्र जो कम आते हैं। लेकिन आके एक शब्द ऐसा डाल देते हैं जिससे जो गलत हो जाए आपका, ठीक है, सही उत्तर देकर लास्ट में जो है ऐसे शब्द डाल देते हैं जिससे जो गलत हो जाए, ठीक है। यहाँ तक अगर लाल सागर एक कट कर दे तो ये सही हो जाएगा, लाल सागर शब्द यहाँ से निकाल दे तो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो नेट जानबूझकर प्रश्न पूछता है, ठीक है, और एक यहाँ पर लाल सा देगा और नीचे यही शब्द देगा जिससे जो है जल्दी से उत्तर दे दे आप परीक्षा में, ठीक है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किससे? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। अभी इसका उत्तर दीजिए, अभी इसका उत्तर सही दीजिए। इसमें भी आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताता हूँ, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन कैसे सही कर। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो है आपको दिमाग में डालने होंगे, ठीक है, शिक्षण और शिक्षा के प्रति। जैसे कि एक बेसिक है कि शिक्षा किस छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ये आपको दिमाग में डालना ही है, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। एक फंडा तो ये हुआ, दूसरा इस क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, जो आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना है, ठीक है। 16 का बताइए, 16 का सही आ रहा है, अध्यापक के कार्य को सराहना करके, ठीक है। जहां पर जहां पर पदोन्नति वेतन, 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आया। यहाँ पर शब्द याद रखना है, जहाँ जहाँ पर पदोन्नति शब्द आएगा, जहाँ जहाँ पर वेतन आएगा, वेतन, पदोन्नति, पैसा, ये सारी बातें जहाँ
सीधे सीधे गलत लगाना, लिखना ही नहीं है, ये उद्देश्य नहीं होता किसी, ठीक है। जहाँ पर वेतन शब्द आएगा, अध्यापक को अच्छा वेतन मिलना, ये हमेशा गलत होता है। अध्यापक कभी नहीं चाहता कि उसे वेतन पदोन्नति मिले, ठीक है, के लिए वो कभी काम नहीं करता, सक्सेस के लिए, पैसे के लिए कभी, क्योंकि ये शिक्षक है, बिजनेसमैन नहीं है, यहाँ पर वो प्रॉफिट नहीं देखता, ठीक है। तो ये जहाँ पर शब्द आएंगे पदोन्नति, वेतन देकर, नहीं है। क्या है? अध्यापक के कार्यों की सराहना, वो किसका मौका होता है? सराहना की, ठीक है, ये वो चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। टीचर एक ऐसा जॉब है जो दुनिया के सारी जॉब में से अलग है, ठीक है। तो टीचर हो गया, फिर हमारी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये जो जॉब्स है, पुलिस, ये सब जो जो जहाँ पर सेवा होती है, डॉक्टर हो गए, ये सारे लोग जो है पैसे, पदोन्नति और वेतन के लिए काम नहीं करते, ठीक है। ये किसके लिए काम करते हैं? कि कार्य की सराहना हो और जनता की सेवा हो, समाज की सेवा हो, यही इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। फिर शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है, किसके लिए? महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए। आवाज धीरे आ रही है क्या? पर आप आवाज जो है, एक मिनट, माइक जो है नीचे गया है, एक बार जो है आप आवाज बढ़ा दीजिए, यहाँ से मैंने बढ़ा दी है अभी, ठीक है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, किसके लिए है? 17 का बताइए जल्दी जी। डी, 17 का डी, बालक क्यों नहीं होगा? क्योंकि महिलाओं को अधिकार नहीं है, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलते, तो उनको अधिकार शिक्षा से जो मिल सकते, शक्ति मिल सकती है, ठीक है। बालक में क्या आते हैं? पुरुष भी आते हैं, जिनके पास पहले से ही सत्ता या फिर शक्ति है, ठीक है। क्योंकि ये दो लोग हैं, महिला और पिछड़े, पिछड़े जो लोग हैं और महिला, इन दोनों को जो है दबाया गया था, तो उनको, उनका अगर उनको आज़ादी चाहिए, तो उनके आज़ादी के लिए, उनकी शक्ति के लिए शिक्षा ही एक मार्ग होती है, ठीक है। इसलिए डी जो है सही है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी जो है 2014 के बाद काफी बढ़ गई है, दिन ब दिन जो है बेरोजगारी जो है भारत में बढ़ती जा रही है, ठीक है। कोरोना के बाद जो है और भी बेरोजगारी बढ़ती गई है, वो आईटी और जो इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है वहां पर और भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। बेरोजगारी क्यों है? देश में बेरोजगारी क्यों है? शिक्षित बेरोजगारी, यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लोग जो है बेरोजगार क्यों हैं? इसका उत्तर दीजिए जल्दी। इसका उत्तर है सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। उद्देश्य नहीं है, ठीक है। उद्देश्य जो है, शिक्षा में उद्देश्य ही नहीं है। जैसे आपको पता है, इंजीनियरिंग में जो 80% ऐसे स्टूडेंट है पास होने वाले, जो कि जॉब के लिए किसी काम के नहीं है, जॉब के लिए किसी काम के नहीं है, पास तो हो गए लेकिन कोई कंपनी उनको जॉब नहीं देगी, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है ही नहीं जो कि जॉब के लिए चाहिए या फिर किसी कंपनी को चाहिए। तो उद्देश्यहीन शिक्षा जो है दी जाती है। जैसे आप कोई भी पाठ्यक्रम देखें भारत का, लगभग सभी पाठ्यक्रम जो है, वो पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता है वो जो है जॉब में किसी काम का होता नहीं है, ठीक है। तो व्यवसाय से जुड़ा हुआ शिक्षा जो है हम ठीक से नहीं दे पा रहे अभी तक, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसीज आ रही है जिसमें हमें जो है फोकस किस पर करना है? कि विद्यार्थी को स्किल पर, इसलिए स्किल के भी बहुत से जो काम जो है भारत सरकार करते जा रहा है दिन ब दिन, तो आने वाले कुछ 50-60 सालों में शायद ये
प्रॉब्लम कम हो जाए, उद्देश्यहीन शिक्षा जो है कम हो जाए। वर्तमान समय में जो है या फिर इससे जो पास्ट हमने 75 साल देखे भारत के, उसमें जो भी पाठ्यक्रम मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो वो जो जॉब के लिए ठीक नहीं था। जो जॉब में रिक्वायरमेंट है उससे अलग जो है शिक्षा दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा बीए डिग्री है। अगर आपने बीए डिग्री ली तो बीए डिग्री लेने के बाद एक भी जॉब नहीं है, ऐसी एक भी जॉब नहीं है जो कि बीए डिग्री पर आपको मिलती है। कोई बताएगा बीए डिग्री पर कोई जॉब मिलती है आपको? कोई जॉब नहीं है। एमए डिग्री पर कोई जॉब है? एमए डिग्री पर कोई जॉब है? एक भी जॉब नहीं है, इसमें भी जॉब नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास बीए या फिर एमए का डिग्री है तो आपको ऐसी कोई भी दुनिया में कोई ऐसी जॉब नहीं जो खास एमए के स्टूडेंट के लिए बनाई गई हो। ऐसी कोई जॉब है ही नहीं। तो क्या है, उद्देश्यहीन शिक्षा जो है दी जा रही है देश में। तो दुनिया को क्या चाहिए, समाज को चाहे क्या चाहिए, जॉब किस लिए चाहिए, ये इसके अनुसार जो पाठ्यक्रम अभी तक बनाए नहीं गए। तो ये इसका सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। और ये सभी, इसमें पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये सभी सही है। ठीक है, ये सभी सही है। फिर किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। ये मैंने पढ़ाया था आपको टीचिंग एप्टीट्यूड। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? सबसे उत्तम की बात हो रही है। सबसे उत्तम कौन सा है? 20 का जल्दी बताइए। प्रभुत्ववादी जो होती है वो क्या है? प्रभुत्ववादी में शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है, जहाँ पर शिक्षक जो है एक बॉस की तरह जो आदेश देता है, तो वहाँ पर शिक्षक का कंट्रोल हो पूरे विद्यार्थियों पर। ऐसा कक्षा अच्छी होती है, या फिर सभी का मिला जुला हो, यानी कि शिक्षक का भी कुछ हो, विद्यार्थी का भी कुछ हो, या फिर लोकतांत्रिक या फिर प्रयोजनवादी, यानी कि जो काम के लिए है वही प्रकार से जो है पढ़ाया जाए। इसका क्या होगा? लोकतांत्रिक। मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा क्या होता है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक यानी कि फ्रीडम, जैसे कि हमारे भारत में है। तो शिक्षा में फ्रीडम होनी चाहिए विद्यार्थियों को। प्रभुत्ववादी शिक्षक स्टूडेंट पर जो है प्रभुत्व ना डाले, उन पर फोकस में यानी कि जोर ना डाले कि वो मेरे हिसाब से ही पढ़े, या फिर जैसा पढ़ाया जा रहा है, या फिर मार डांट कर पढ़ाना, ये सब कुछ अच्छा नहीं। अच्छा वातावरण कहाँ होता है? जहाँ पर लोकतंत्र होता है। ठीक है, आपको इसका उदाहरण आप देश से भी ले सकते हैं। जिन देशों में लोकतंत्र है वो देश जो है शांतिपूर्वक जीवन जी रहे। लेकिन जिन देशों में क्या है, प्रभुत्ववादी कौन से है, जैसे चीन है, प्रभुत्ववादी देश है, यहाँ पर मार्क्सवाद का प्रभाव है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो लीडर तय करेगा वही होगा। तो वहाँ पर अभी देखा होगा आपने कोरोना काल में, कुछ 4-5 महीने पहले एक बिल्डिंग में जो है, आपको ये न्यूज़ मैंने बताई भी थी कि बिल्डिंग में काम कर रहे थे लोग, वहाँ पर जो है बाहर से जो है जीरो लॉकडाउन चाइना में लगा था, तो बाहर से सरकार ने दरवाजा बंद कर दिया था। और अंदर ही काम करना है आपको, दिन दिन रात भर वहां पर काम कर, दिन भर रात काम करना है, रात को वहीं सोना है, सुबह उठकर काम करना है। बाहर से दरवाजा बंद होगा, उस बिल्डिंग में लग गई आग, और वहां पर जो है लोग है मर गए। ठीक है, तो ये क्या प्रभुत्ववादी का एक उदाहरण है, जहाँ पर एक एक के हाथ में सत्ता हो। तो इस प्रकार के अगर शिक्षा में भी इस प्रकार का प्रभुत्ववादी होगा तो क्या वो अच्छा है? नहीं है। लोकतांत्रिक, जैसे कि भारत लोकतांत्रिक है, यहाँ पर जनता आवाज उठा सकती है। अगर देश में अगर कोई गलत काम हो रहा है, जैसे किसानों का भी पिछले साल जहाँ पर कोरोना शुरू हुआ था, तब किसानों की मांग उठी थी कि उनको जो नए जो नियम आए हैं उनको मान्य नहीं थे, तो उन्होंने आंदोलन किया और वो नियम वापस ले लिए। तो क्या है, लोकतंत्र का
लोकतंत्र भारत में है, इसलिए जो है जो जनता को चाहिए उस प्रकार से जो है हमने नियमों में बदलाव कर दिया। तो ये इस प्रकार का जहाँ माहौल होता है वहां पर शांति ज्यादा होती है, वहां पर खुशियां ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पर किसी को दबाया नहीं जाता। तो लोकतांत्रिक माहौल जिस प्रकार से देश के लिए काम काम का है, उसी प्रकार से जो कक्षा के लिए भी काम का है, ठीक है, फ्रीडम हो सभी को। फिर इसके बाद है अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक क्या है कि पेरेंट्स की प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में, इसमें सबसे ज़्यादा, यानी कि पेरेंट्स किस कक्षा में, आपका बच्चा किस कक्षा में हो, प्राइमरी में हो, माध्यमिक में हो, सेकेंडरी में हो, कॉलेज में हो, इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है? जब पेरेंट्स को जो दखल अंदाजी देनी पड़ती है शिक्षा में, विद्यार्थी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसका उत्तर आसान है, 21 का। सबसे ज़्यादा आप इसका सीधे सीधे आपको इस प्रकार से देखना है कि आप एक पिता या फिर माता है और आपका बच्चा है, ठीक है, प्रश्नों को ऐसे देखना है आपको। और फिर इसमें से देखिए कि किस समय आपको सबसे ज़्यादा आपके बच्चे को ज़्यादा पढ़ाना है, ज़्यादा ध्यान किस समय देते हैं आप। सबको पता है प्राइमरी में, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसका चिंतन स्तर डेवलप नहीं हुआ, ना ही स्मृति स्तर, स्मृति स्तर वो उसका शुरू है, अवबोध स्तर भी नहीं है। तो प्राइमरी में जो है, जब वो स्मृति और अवबोध के बीच में होता है, जब वो खुद के निर्णय नहीं ले पाता, तब जो है पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मुलाकात की। फिर ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नागरिक सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा प्रसार, ये सभी। 22 का उत्तर दीजिए। आसान है। टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको प्रश्न से नहीं समझना, टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको कैसे समझना है, जो भी प्रश्न आएगा वहां की परिस्थिति में आपको जाना है। आप तो साहित्य के विद्यार्थी हो, इस प्रकार से कभी पर काया प्रवेश करता है, उसी प्रकार से आपको पर काया प्रवेश करना है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में पले बड़े हो, ठीक है। आपने देखा है कि आपके वहां पर साक्षरता क्या होती है, गाँव में किस प्रकार के स्कूल होते हैं, किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ज्यादातर हमारे स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से ही आते होंगे यहाँ, जितने भी। 22 का एक स्टूडेंट ने, पिंकी जी ने डी बताया है। और कोई स्टूडेंट जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। आपको परीक्षा में भी जो है 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता प्रश्न को हल करने के लिए, क्योंकि 50 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न होते हैं, आपके पास होते हैं 60 मिनट। तो ये हर प्रश्न के लिए 1 मिनट लगता है, मिनट लगता है। और बाकी जो बचे हुए 10 मिनट है, वो क्या है आपका, वो सब कुछ पढ़ने में, या फिर बीच बीच में वो आते हैं, थंब मारना है, या फिर इसका साइन करना है, या फिर बीच में कोई टोकता है, या फिर एक बार रिवीजन भी करना है। उसके लिए 10 मिनट अलग से निकालने ही पड़ते हैं आपको, वो तो वेस्ट होते हैं। तो 1 मिनट मैक्सिमम, आपको 1 मिनट मिलता है एक प्रश्न के लिए। तो आपको जो पढ़ते ही जो उत्तर देना है, क्या है इसका? इसका उत्तर है ये सभी जब आता है हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। कहाँ का, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा नीड क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है निरक्षर। ग्रामीण क्षेत्र हमारा क्या है, निरक्षर, वहां पर साक्षरता कम है। तो वहां पर पहले प्राइमरी शिक्षा देनी होगी, छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोलने होंगे, क्योंकि वहां पर प्राइमरी स्कूल भी नहीं होते, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। अभी आपका कोई भी गाँव होगा, वहां पर जाकर देखिए उच्च शिक्षा, वहां पर क्या इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपकी कोई गाँव है जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, या फिर BA MA का कॉलेज है, कोई बताए? है? नागरीय सुविधा कहाँ पर होती है, नगर में होती है। और सुख सुविधा का, हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो सुख सुविधाओं से क्या संबंध है? और उच्च शिक्षा का प्रसार क्यों करें? वहां पर वहां पर प्राइमरी स्कूल ही नहीं है, तो उच्च शिक्षा का प्रसार करके क्या करोगे? और प्रौढ़ शिक्षा, क्योंकि वहां पर जो बड़ी जनता है वो भी शिक्षित नहीं है, तो यहाँ पर जो रात की क्लासेस ली जाती है, खास
जो भारत ने पहल की थी कि जो बड़े लोग हैं, यानी कि आपके माता पिता अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उनको जो है रात में जब उनका काम सब कुछ दिन भर का काम होगा तो रात में वो पढ़े और साक्षर बने, ये सब कुछ जो है पहल भारत सरकार ने की थी। लगभग 1980 1990 इस समय में जब आप छोटे थे तब ये पहल की थी। तो ग्रामीण क्षेत्र जब भी आपको देखना है तो ग्रामीण क्षेत्र में पहले प्राइमरी हमको पढ़ाना है, यानी कि एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5-10 तक पहले पढ़ाना है। जो नए बच्चे हैं वो जो आपके माता पिता की उम्र के लोग हैं उनको जो है साक्षर करना है, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना है। नागरिक सुख सुविधा देकर क्या करोगे गाँव में, ठीक है। और उच्च शिक्षा का प्रसार, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल ही नहीं है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की छत जो है गिर रही है और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलोगे आप, वहाँ पर आईआईटी का कॉलेज खोलोगे आप। कुछ लॉजिक है इस बात का। तो मैंने कहा था आपको, प्रश्न को आपको वहाँ पर जाकर स्थिति में अगर आप देखते आपके गाँव को, आपके गाँव में उच्च शिक्षा है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता आपके गाँव में उच्च शिक्षा है, कोई बड़ा कॉलेज है आपके गाँव में, लगभग किसी के गाँव में कॉलेज नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो आर्ट्स का होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज तो होते ही नहीं है, ठीक है। या फिर फार्मेसी कॉलेज या फिर बीकॉम कॉलेज जो कि नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आजकल, तो वो कॉलेज किसी के गाँव में है बताइए, यहाँ पर किसी के गाँव में नहीं होगा, तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। लक्ष्य क्या है हमारा, प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका 22 का क्या है, 22 का है ये, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, मैंने कहा था टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान है, सिर्फ आपको जो है जो भी प्रश्न आए, जैसे अभी प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा रखता है, तो प्रश्न आ गया तो खुद को प्रधानाचार्य समझिए आप, आपके अध्यापक है, आप एक कॉलेज के बड़े कॉलेज के प्रधानाचार्य हो, ये आप मन में रखकर प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, तब आपका उत्तर सही हो जाएगा। तब आपको पढ़ने की भी आवश्यकता है, सब सिर्फ आपको उस रोल में जाना है, प्रधानाचार्य के रोल में जाना है, आपका उत्तर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है कि वो समर्पण एवं निष्ठा समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी। 23 का क्या है, जल्दी बताइए। 23 का आसान है, ये सभी। एक प्रधानाचार्य चाहता है कि वो समर्पित रहे और निष्ठावान रहे, किसकी तरफ, शिक्षा की तरफ, छात्र की तरफ, आज्ञा का पालन करे, जो भी प्रधानाचार्य आदेश दे उसका पालन करे, ठीक है। योग्यता हो उसमें टीचर में और ज्ञान भी हो, यही एक प्रधानाचार्य चाहता है, ठीक है। फिर अभिभावक यानी कि पेरेंट्स, अभिभावकों अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। चौबीस का क्या है, 24 का है डी, क्योंकि योग्यता और ज्ञान टीचर में पहले से ही विद्यमान होता है, इसलिए तो स्कूल में भेजा गया है, इसलिए तो वो टीचर बना है। तो ज्ञान और योग्यता लगभग सभी टीचर में होते हैं, क्योंकि एक एग्जाम पास करके ही वो आते हैं, तो उनके पास ज्ञान और योग्यता तो पहले से ही होती है। लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार और सहानुभूति, इसकी कोई परीक्षा नहीं होती, ठीक है। तो ये अपेक्षा की जाती है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान और योग्यता वाले टीचर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन निष्पक्ष व्यवहार करने वाले और सहानुभूति और प्रेम वाले टीचर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यही आप आशा है, क्या है यहाँ पर, आशा, आशा की बात की जा रही है। तो आशा क्या होती है कि टीचर के पास तो ज्ञान तो होता है, योग्यता भी होती है, निष्पक्ष व्यवहार और सहानुभूति और प्रेम हो उसमें, यही एक पालक चाहता है, यही एक पेरेंट्स चाहते हैं, ठीक है। फिर 25, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लें। आप यानी कि यदि आप यानी कि छात्र हैं, यहाँ पर आपका अर्थ है छात्र। यदि छात्र किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, छात्र क्या करेगा, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में आया मैं।
उत्तर दीजिए इसका। यदि छात्र क्या है 25 का उत्तर दीजिए जल्दी। 25 का उत्तर आया है, 25 का उत्तर। कुछ देर का समय मांगेंगे, क्यों समय मांगना है आपको? समय क्यों मांगना है? अगर आपको भाषण देने के लिए कहा जाए तो आपको हर समय तैयार रहना चाहिए। इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे। तो फिर फर्स्ट मना करना तो सबसे पहले गलत है, बी तो सबसे पहले गलत है। आपको कभी मना नहीं करना चाहिए। भाषण देने से आपकी स्किल डेवलप होगी, तो सहर्ष तैयार होना ही सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको भाषण देना है आज, तो आप क्या कहेंगे? कुछ देर बाद बताऊंगा। ये कहना गलत होता है। हमेशा आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आपके क्लास में अगर आपने कभी देखा होगा, जो आपके क्लास में जो होशियार विद्यार्थी है, उनको अगर बताया जाए कि आज आपको इस विषय पर बात करनी है, तो वो सीधा तैयार हो जाते हैं। ना मित्र की सलाह लेते हैं, ना स्पष्ट मना करते, ना कुछ देर का समय मांगते, वो सीधे तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है और आपको भी जीवन में इस प्रकार से ही रहना चाहिए। हम हर समय जो है आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे आप टीचर बन गए और आपके प्रधानाचार्य ने कहा कि जो सूत्र संचालन आपको करना है, तो आप क्या कहोगे? कुछ देर समय मांगोगे? सर नहीं, कल बताऊंगा। लेकिन सर ने कहा कि आज ही हिंदी दिवस है, आज 14 सितंबर है और 5 मिनट में कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो आप बोलोगे नहीं, मैं 10 साल बाद बताऊंगा। ठीक है, या फिर 10 दिन बाद बताऊंगा। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। तो विद्यार्थी जीवन हो या फिर शिक्षक जीवन हो, आपको हमेशा तैयार रहना है। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान खास करके साहित्य के विद्यार्थियों को तो फ्री में मिल जाता है। आपके पाठ्यक्रम में रामचरितमानस लगा हुआ है, कृष्ण का काव्य लगा हुआ है, दर्शन शास्त्र की किताबें लगी हुई है। आप कहोगे कहाँ पर है? आपकी कहानियों में दर्शन है। ठीक है, आपके उपन्यासों में दर्शन है, जीवन है, अध्यात्म है, सब कुछ है। उपन्यास में सब कुछ होता है। कहानी उपन्यास में जो है अध्यात्म होता है, दर्शन होता है, ज्ञान होता है, शिक्षा होती है, सब कुछ होता है। अगर आप ठीक से देखोगे सब मिलेगा। तो वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है? पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। 26 का बताइए। 26 का सभी का सही होगा, आवश्यक है। आवश्यक है, और साथ ही साथ आईआईटी में जो है इस पर ध्यान दिया जाता है। आईआईटी के जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, उनको साहित्य का ज्ञान दिया जाता है। एक कंपलसरी सब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे आपके जीए में कंपलसरी होता है, इंग्लिश कंपलसरी होता है और सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, उसे आप हटा नहीं सकते। उसी प्रकार आईआईटी में भी ये पहल की गई है। जो अच्छे अच्छे संस्थान है, भारत का सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है? आईआईटी। ठीक है, आईआईटी जैसे बड़े संस्थान जो है इस पहल में सबसे आगे है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है समाज में कम ना पड़ जाए। उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास जॉब का नॉलेज है, लेकिन उनको रहना समाज में है, तो वो समाज में ठीक से रहे, एक अच्छे व्यक्ति बने। इसलिए जो है उनको आध्यात्मिक और साहित्यिक ज्ञान भी दिया जाता है साथ में। ठीक है, तो क्या है? आवश्यक है। आवश्यक किसके लिए? आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ना विज्ञान के स्टूडेंट के लिए, ना वाणिज्य के, सभी के लिए। जितने भी छात्र हैं सभी के लिए, कोई भी फील्ड में हो, लॉ में हो, फार्मेसी में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, उनको आध्यात्मिक ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान जो है होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते 27 पर। विद्यालय की सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी ठीक है। 27 का तो सही सभी को आएगा, आसान है, गवर्नमेंट का ऑप्शन है ये सभी सही है। कार्यक्रमों में हिस्सा हमेशा लेना चाहिए, जिससे हम सीखने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में इसलिए भाग नहीं लेना, आपको फर्स्ट आना है, इसलिए लेना है कि आपको सीखने को मिले, कोई कुछ नया सीखने को मिले, आपका व्यक्तित्व विकास होगा, फिर आत्मविश्वास भी आपका जो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 28
किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। शब्दों पर ध्यान दीजिए। विषय वस्तु को समझाना है हमें। क्या समझाना है? विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। अट्ठाईस का जल्दी बताइए। 28 का 28 का उत्तर दीजिए जल्दी। आसान है। आप सभी टीचर हो। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आप नेट परीक्षा पास करके इंजीनियर बनने वाले हो या फिर मेडिकल में जाने वाले हो। आप सभी जितने भी स्टूडेंट है सभी को शिक्षक ही बनना है ना, टीचर ही बनना है ना, प्रोफेसर बनना है। तो आपको तो ये उत्तर आने चाहिए। ठीक है। 28 का ए, पिंकी जी ने कहा है ए। और कोई कुछ कहेगा? आप खुद एक टीचर हो, ऐसे समझकर जो है इसका उत्तर दीजिए। आप टीचर हो, आपको कक्षा में किसी एक विषय वस्तु को समझाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? किसी वस्तु को समझाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सही उत्तर सही उत्तर है प्रभावी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। ज्ञान जो है, देखिए दुनिया में बहुत से विद्यार्थियों के पास ज्ञान होता है, फिर शिक्षकों के पास ज्ञान होता है, लेकिन समझाने के लिए, सिखाने के लिए ज्ञान जो है दुय्यम है। सिखाने के लिए अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टीचिंग स्किल इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ाने के लिए शिक्षक के पास ज्ञान के साथ साथ जो है अभिव्यक्ति की कला होनी चाहिए। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वो दूसरे को समझा ही नहीं पाते। तो छोटी सी वस्तु समझा ही नहीं पाते। यहाँ पर अभिव्यक्ति जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ऐसे बहुत से टीचर है जिनके पास जो नॉलेज कम है, लेकिन ये ऐसे पढ़ाते हैं हंसा कर, ऐसा ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं जैसे जो है स्टूडेंट समझ जाता है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन में देखोगे बहुत से टीचर है जिनके पास देखिए 12वीं पढ़े हुए हैं। कितनी उनकी शिक्षा क्या हुई है? 12वीं पढ़े हुए या फिर डिग्री ली हुई है, लेकिन उनके आज 1-2 करोड़ जो है फॉलोअर्स है। और वहीं पर पीएचडी का कोई छात्र है लेकिन उसे बोलना ही नहीं आता। और ये 12वीं का है जो कि उसके करोड़ों स्टूडेंट है, और ये पीएचडी का एक स्टूडेंट है जिसके एक भी स्टूडेंट नहीं है, कोई भी सुनता नहीं है उसकी, क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ज्ञान तो बहुत है उसके पास। तो किसी बात को समझाने के लिए क्या होती है? अभिव्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आपको समझने के लिए जैसे आपकी दादी नानी जो है आपको कहानी बताती थी। ठीक है। आपके दादी नानी के पास उतना नॉलेज नहीं है देश दुनिया का, ज्ञान किताबों का, लेकिन उनके पास अभिव्यक्ति है। तो वो अभिव्यक्ति के सहारे आपको दुनिया भर की बातें बता देती है। अनपढ़ गवार लोग भी जो है उनके पास अभिव्यक्ति होती है, तो वो अभिव्यक्ति के सहारे दुनिया का ज्ञान दे देते हैं। जैसे कबीर हो गए। कबीर भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास अभिव्यक्ति थी, बोलने की, समझाने की कला थी। तो किसी वैसी वस्तु को समझाने के लिए बोलने की स्किल होनी चाहिए। ठीक है। समझाने की स्किल होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद विषय का, वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए, आत्मविश्वास। ये ये दोनों बातें सही है, लेकिन सबसे पहले आपके पास अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ज्ञान है तो क्या करोगे? अगर आपको व्यक्त ही नहीं करना आता आपका ज्ञान, तो ये बाकी आएंगे नहीं। पहले अभिव्यक्ति आएगी, फिर ज्ञान आएगा, फिर आत्मविश्वास आएगा, या फिर अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और फिर ज्ञान। ठीक है। फिर 29, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना और बालक का सर्वांगीण विकास करना। आत्मविश्वास आत्मविश्वास और विषय का ज्ञान, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आत्मविश्वास
और विषय का ज्ञान इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप खुद सोचिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्म अभिव्यक्ति, प्रभावी अभिव्यक्ति। अभी आपके पास आत्मविश्वास है, मेरे पास बहुत आत्मविश्वास है कि मैं पढ़ाऊंगा आज। आत्मविश्वास का उदाहरण देखिए, जैसे कि मेरे पास आत्मविश्वास है कि मुझे आज पढ़ाना है आपको, मैं करके ही रहूंगा। ऐसा आप में आत्मविश्वास है। आपने संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लिया और आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन आप स्टेज पर चले गए और आपको बोलना ही नहीं आ रहा। आप वहीं पर हिल रहे हो, पूरी आपकी बॉडी हिल रही है वहां पर, लेकिन आप वहीं पर खड़े हो, मैं तो बोलूंगा 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 बोलूंगा, लेकिन बोलना ही नहीं आ रहा, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। आपने सब कुछ रट्टा मार लिया, सब ज्ञान है आपके पास, A to Z। हिंदी साहित्य का शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पता है आपको, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सब कुछ पता है आपको, सब ज्ञान है, आत्मविश्वास भी, आप खड़े हो गए, लेकिन आपको बोलना ही आया आता। आप बोल रहे हो, बोलना ही नहीं आता आपको, तो क्या क्या काम का? अगर आत्मविश्वास भी है, ज्ञान भी है, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे हो, तो फिर सामने वाला समझेगा क्या? ठीक है, दोनों तीनों का अंतर आपको समझ आ गया। आपके पास आत्मविश्वास है, आप खड़े हो गए वहां पर, नहीं मैं करूंगा ये, लेकिन आपको बोलना ही नहीं आता, कैसे बोलना है विद्यार्थियों से? आप खड़े हो वैसे ही, या फिर आप ऐसे बोल रहे हो जो कि सामने वालों को समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभिव्यक्ति उसमें स्किल आते हैं, उसमें और भी आते हैं, उसमें पैरा लैंग्वेज आती है, उसमें आपके हाव भाव आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। आप बॉडी लैंग्वेज के सहारे जो है स्टूडेंट को पढ़ाते हो। फिर आपकी आवाज़, आवाज़ में चढ़ाव उतार होना चाहिए। फिर उसके साथ जो है आप बता रहे हो, तो इस भाषा में बताना है जिस भाषा में सामने वाले समझने वाले, जिस लेवल का स्टूडेंट है। अब छोटी कक्षा है, वहाँ पर आप एकदम संस्कृत निष्ठ भाषा में बात कर रहे हो, तो अभिव्यक्ति वहाँ पर आपके पास अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है? अभी अभिव्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी बात को समझाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अभिव्यक्ति। ज्ञान होना, आत्मविश्वास होने के बावजूद जो है आप चीजें समझा नहीं पाते जब तक आपके पास अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, किसी को अभी डाउट है इसमें? ठीक है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। क्या होता है? खेलों का आयोजन क्यों किए जाते हैं? इसका आपको पता है? खेल इसलिए किए जाते हैं कि आपका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास में क्या है? खेल से आपका शरीर का विकास तो होगा ही, ये तो आपको पता है, लेकिन बाकी विकास कैसे? मानसिक विकास और भावनात्मक विकास कैसे होगा? खेल से। अगर पूछा जाए आपको परीक्षा में, इंटरव्यू में, कि खेल से तो शरीर शरीर तो ठीक हो जाएगा आपका, मजबूत हो जाएगा, लेकिन भावनात्मक और ज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है खेल से, ये पूछेगा टीचर आपको इंटरव्यू में, तो क्या कहोगे? तो जब आप कोई भी खेल खेलते हो, जैसे मैंने ये जब पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पर भी मैं उदाहरण दिया, जैसे आप कोई खेल खेलते हो, जैसे क्रिकेट आपने खेलना शुरू किया, तो वहां पर जो है टीम बिल्डिंग करनी है आपको, तो टीम बिल्डिंग से जो है आपका भावनात्मक लगाव हो जाता है और स्किल आपकी डेवलप होती है। उसके बाद जो, जैसे कि कोई भी खेल लीजिए, एक उदाहरण के लिए प्रसिद्ध खेल हमारा क्रिकेट लेता हूँ, जिसे आप जल्दी समझ पाए। उसमें क्या है? उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको किस प्रकार से फोर कहाँ पर मारना है, सिक्स कहाँ पर मारना है, कहाँ पर कौन सा खेल जो है, वहाँ पर फील्डिंग के लिए कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वहाँ पर कहाँ पर गैप है जहाँ से आप शॉट जो है मार सकते हो। ये सारा जो दिमाग का खेल है, और साथ ही साथ शरीर का भी खेल है। तो दोनों दोनों ही जो है सर्वांगीण विकास हो जाते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और ज्ञानात्मक। भावनात्मक कैसे होता है? टीम बिल्डिंग से, आप एक दूसरे से मिलते हो, आपकी दोस्ती बढ़ती है, फिर एक दूसरे पर भरोसा करना, ये सारे जो है भावनात्मक विकास में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे सर्वांगीण विकास खेल से होता है। अगर पूछा जाए आपको, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो खेल से केवल शारीरिक नहीं, मानसिक विकास भी होता है। अभी अंतिम प्रश्न लेते 30। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ यानी कि जैसे ABVP है, आपको पता है ABVP जैसे छात्र संघ होते हैं। तो एक छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है, क्या धारणा है? इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ठीक है, छात्र संघ तो आपको पता है, सबसे बड़ा छात्र संघ भारत में है ABVP, आपको पता है ABVP सबसे बड़ा छात्र संघ है, छात्र संघ है। कोई था इसमें, हमारे स्टूडेंट में कोई है जो छात्र संघ से जुड़ा हुआ हो कभी स्कूल कॉलेज में? किसका बताइए क्या है? किसका D आ रहा है?
कोई है यहाँ पर? बी कोई लगाएगा, दादागिरी लगाएगा? सच बोलने की भूल कोई करेगा? दादागिरी होगा? या फिर कोई लाभ नहीं होगा? फिर अन्याय के विरुद्ध लड़ना है? कोई है यहाँ पर विद्यार्थी जो जिसके विचार में ये बी सही ऑप्शन है, या फिर ए सही ऑप्शन है, या फिर सी सही ऑप्शन है? कोई है यहाँ पर? हाँ, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको ए बी सी बताया, लेकिन आपको उत्तर पता था, सही उत्तर पता था, इसलिए कोई भी उत्तर किसी ने भी गलत नहीं दिया। डी डी उत्तर जो है सही है। डी उत्तर जो है सही है। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। छात्र संघ से क्या है? छात्रों छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, यही सही उत्तर है। डी डी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। डी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है, ये सारे गलत है। तो कल इसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे। एक बार 31 नंबर का प्रश्न मैं दिखा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, दोनों, कोई नहीं। तो कल भी क्लास होगी एमसीक्यू पर। कल जो है, कल की क्लास में जो है क्वेश्चन और भी मुश्किल होंगे। ठीक है, आज की क्लास में बेसिक क्वेश्चन थे। बेसिक आपका जो है फंडामेंटल सही है या नहीं देखना चाहता था मैं, बेसिक नॉलेज आपके पास है या नहीं। तो बेसिक वाले जो अभी 30 क्वेश्चन करवाए हैं, वो 30 के 30 आपको याद होने चाहिए। इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। एक आध हो जाए ठीक है, गलती होती है इंसान से, एक दो गलत हो जाए, लेकिन आपके कम से कम 25-26 तो सही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है, फाउंडेशन है, वो टीचर की फाउंडेशन है। उस वो जो अगर आपके पास ना हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये कल का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे सभी स्टूडेंट। इसका उत्तर जो है 31 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी को, और मैं कल कमेंट बॉक्स में उत्तर पढ़ूंगा किसने किसने उत्तर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने 30 क्वेश्चन किए, कल जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट आज जुड़े सभी का धन्यवाद। अगर किसी का कोई डाउट हो, जितने हमने क्वेश्चन करवाए थे उसमें किसी को डाउट हो, तो डाउट के लिए भी आप क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन क्रमांक और जो है आपका कोई डाउट हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, 30 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद जितने स्टूडेंट आए, नीलम जी, दिव्या जी, पिंकी जी, कंचन जी, पिंकी जी, प्राची जी, जितने भी स्टूडेंट थे सभी का धन्यवाद। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं।